हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं AKTU 6 सेमेस्टर का पावर इलेक्ट्रॉनिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी 3 पार्ट में वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आप सभी का नियर अबाउट 40 मिनट, किसी में 1 घंटे का वीडियो बनाया हूँ। उसमें आप सभी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो टॉपिक है उनको कवर किया हूँ। तो ये जो टॉपिक छूट गए थे, तो बहुत सारे लड़कों को कमेंट आ रहा था कि उनको भी कवर करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो भी टॉपिक छूट गए थे अपने इस वीडियो, ये आज का हमारा लास्ट वीडियो है पावर इलेक्ट्रॉनिक का। तो इसमें जो भी टॉपिक उसमें छूटे थे, 3 लेक्चर में नहीं हो पाए थे, उन टॉपिक को हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे अपनी आज के इस पार्ट में। तो आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। डियर फ्रेंड, एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं पर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के पास। तो फ्रेंड, ऐसा ना करिएगा। इस बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो आप सभी के फ्रेंड पूरे सेमेस्टर पढ़ाई नहीं किए हैं और वन नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले बताना चाहूँगा कि आज के इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड, बताना चाहूँगा अपने इस पार्ट में मैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आरएल लोड, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ प्योरली इंडक्टिव लोड और करेंट सोर्स इन्वर्टर। उसके बाद साइक्लो कन्वर्टर में स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है। उसके बाद कम्यूटेशन क्या होता है और कम्यूटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, उनका सर्किट डायग्राम वो कवर करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 मतलब टॉपिक नंबर 6, इसमें क्या कवर करेंगे, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ डायोड। उसके बाद 3 फेज फुल कंट्रोल रेक्टिफायर विथ SCR। ये मतलब 7 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। एक एक बातें बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से अपने नोट्स के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग बस कंसंट्रेट रहिएगा और चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और जो भी चीज़ें हम दिखा रहे हैं उनको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, नहीं तो अपने कॉपी में नोट्स करते रहिएगा। देखिए, इतने 7 टॉपिक हैं और ये टॉपिक अपने आप में इतने छोटे छोटे टॉपिक तो है नहीं, तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट बन के रहिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इतना मेहनत करते हैं आप सबके लिए, तो थोड़ी आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके उनके मोटिवेट करते रहें। ठीक है, तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इन्वर्टर की। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्वर्टर होता है क्या एक्चुअल में। इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में चेंज करता है। ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में चेंज करता है। अगर इन्वर्टर की हम टाइप की बात करें तो इन्वर्टर वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है और करंट सोर्स इन्वर्टर होता है। तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर को शॉर्टकट में VSI और करंट सोर्स इन्वर्टर को शॉर्टकट में CSI बोलते हैं। ठीक, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर का यूज हम ज़्यादा करते हैं अपने लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर की हम बात करेंगे। ठीक, तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का डायग्राम आप सबके सामने है, सर्किट डायग्राम है ये। तो यहाँ पे लोड हम कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे 2 SCR कनेक्ट है और लोड से होकर के जो करंट जा रही है उसको हम IXY लिखे हैं और एक पॉइंट को लिखे हैं X, एक पॉइंट को लिखे हैं Y और 2 बैटरी यहाँ पे जोड़े हैं। ठीक है, VS जिनकी वोल्टेज रेटिंग है VS/2 VS/2। तो चलिए अब हम बताते हैं फ्रेंड्स, अगर इस सर्किट को हम देखें तो देखिए, पहला बताना चाहूँगा कि जो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता है ये 4 मोड में वर्क करता है। तो फर्स्ट मोड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट मोड में क्या होता है कि जो हमारी X टर्मिनल होती है, मतलब फर्स्ट मोड में क्या होता है कि जो हमारा दोनों SCR हम कनेक्ट किए रहते हैं, ये दोनों SCR हमारे फॉरवर्ड बायस में होते हैं और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण हमारी इधर से करंट फ्लो करती है और जो इस लोड से होकर के जाती है। जब इस लोड से होकर के जाती है, इस कंडीशन में जो X पॉइंट होता है ये पॉजिटिव होता है और Y पॉइंट जो होता है ये निगेटिव होता है। तो फ्रेंड देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका X पॉइंट पॉजिटिव हो और Y पॉइंट निगेटिव हो तो आप सभी का लोड के क्रॉस आने वाली वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव मानी जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे X का हम माने थे कि पॉजिटिव है और Y निगेटिव है, तो इसके क्रॉस जो ओवरऑल वोल्टेज आई है वो पॉजिटिव है। तो इसीलिए जो इसमें पावर की अगर हम बात करें तो पावर की भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी और आप सबकी जो पावर फ्लो होगा वो सोर्स से लोड की तरफ होगा। फ्रेंड्स, एक मिनट रुकिए, जो हम आप सभी को हम बता रहे हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर ऐसा काम करते हैं, आप सभी को हम आरएल लोड के साथ बताते हैं क्योंकि ये आप सबके एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट। तो ये देखिए, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विथ आरएल लोड। तो सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर है आपके पास और आरएल लोड उसमें कनेक्ट है। तो आरएल लोड देखिए, ये है, हम आपका ये आर है और ये एल है और ये पूरा डायग्राम जो है ये सिंगल फेज
ब्रिज इन्वर्टर का है विथ आरएल लोड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, दो ट्रांजिस्टर सेम जैसे पीछे भी बताए थे, दो ट्रांजिस्टर हम ऐड करते हैं और दो ठो बैटरी ऐड करते हैं, VS/2 इसकी वोल्टेज रेटिंग होती है, और लोड के रूप में आरएल हम कनेक्ट किए हैं, और दो ठो डायोड हम यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फीडबैक डायोड, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मोड में हम पहले बोल दिए थे जो आप सभी का इन्वर्टर है 4 मोड में वर्क करता है। तो फर्स्ट मोड में क्या होता है कि आपका ट्रांजिस्टर T1 ऑन होता है और ट्रांजिस्टर T2 ऑफ होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो डायोड आप कनेक्ट किए हैं D1 और D2 ये दोनों ऑफ होते हैं। फर्स्ट मोड हम फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मोड में क्या होगा, T1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, T2 ट्रांजिस्टर ऑफ होगा और डायोड D1 और D2 दोनों ऑफ होंगे। तो जब ऐसा होगा तो आप सभी का जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। दोनों डायोड ऑफ हैं तो हम इसको ओपन सर्किट से शो कर दिए, और आपका ट्रांजिस्टर T1 ऑन था तो उसको शॉर्ट सर्किट से दिखा दिए, और T2 ऑफ था मतलब ट्रांजिस्टर T2 ऑफ था तो उसको ओपन सर्किट से दिखा दिए। तो इस कंडीशन में जो आप सबका इसमें से करंट का फ्लो होगा वो इस बैटरी से निकलेगा और इधर से होते हुए इसमें फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, मतलब जब भी इंडक्टर में से कोई करंट फ्लो होती है तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इस वक्त ये इंडक्टर जो है एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तो वही देखिए एक्स टर्मिनल पॉजिटिव होगा, वाई टर्मिनल निगेटिव होगा। तो आप सभी का जो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो V0 बराबर पॉजिटिव, और ये V0 की वैल्यू क्या है, जब आप इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे VS/2 है। अगर आप KVL अप्लाई करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ मानिए पॉजिटिव, इसको मानिए निगेटिव, और ये है आप सभी का आउटपुट वोल्टेज V0। तो KVL अप्लाई करने के बाद आप सभी को जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो प्लस VS/2 मिलने वाला है, ठीक है। तो आपका आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव में है, और इसमें से जो लोड में से फ्लो होने वाली करंट है, जब भी करंट X to Y जाए तो आप सब मानिएगा कि आपका करंट पॉजिटिव है, ठीक है। और जो दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका पावर आएगा, तो पावर भी आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे पावर के पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि इसमें अब जो पावर फ्लो करेगा वो सोर्स से लोड की तरफ फ्लो करेगा। किसमें, मतलब फर्स्ट मोड में जब आप सभी का T1 ऑन होगा, T2 ऑफ होगा, और D1 D2 मतलब जो आप फीडबैक डायोड लगाए हैं वो भी ऑफ होंगे। तो इस कंडीशन में जो आप सभी के पावर का फ्लो है वो सोर्स से लोड की तरफ होगा। कहाँ होगा, सोर्स से लोड की तरफ होगा, ठीक है। अब सेकेंड मोड की हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। एक बार हमारी बातें आप सुनते रहिए और चारों मोड को एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो देखिए मोड 2 की हम बात करते हैं। तो मोड 2 में क्या होगा, T1 T2 दोनों ऑफ होंगे। तो देखिए एक ऐसा हम बताते हैं आपको, हो सकता है अभी समझ में आ जाए। आपको इन्वर्टर में करना क्या है ना कि सप्लाई देंगे तो इन्वर्टर में एक ट्रांजिस्टर ऑन होगा और दूसरा ट्रांजिस्टर एक समय में ऑफ होगा। तो उस वक्त दोनों डायोड ऑफ होंगे तो उसमें लोड में से होकर के करंट जाएगी। तो इस वक्त क्या करेगा इंडक्टर, जब करंट जाएगी तो एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जब एनर्जी को स्टोर कर लेगा इंडक्टर तो इसकी पोलैरिटी एनर्जी को स्टोर करने के बाद चेंज हो जाएगी किसकी, लोड की। तो उस वक्त क्या होगा कि जो आपका ट्रांजिस्टर ऑन था कभी चार्जिंग के समय, जब आपका इंडक्टर में से करंट जा रहा था, अब वो ऑफ हो जाएगा। और आपका जो फीडबैक डायोड लगाए हैं, फीडबैक इसका नाम ही इसलिए दिए हैं क्योंकि ये चार्ज को रिलीज करता है, रिलीज करने का काम करता है। जो भी लोड में चार्ज स्टोर हुए हैं उसको रिलीज करने का काम करता है ये फीडबैक डायोड। तो ये फीडबैक डायोड उस वक्त ऑन हो जाएगा एक ठो, और उधर से जो भी यहाँ पे जो चार्ज हुई थी लोड के क्रॉस एनर्जी स्टोर जो हुई थी, अब वो रिलीज हो जाएगा किसी एक डायोड से, ठीक है। तो वही देखिए अब फर्स्ट मोड में क्या हुआ था कि आपका ये वाला ट्रांजिस्टर ऑन था और ये वाला ऑफ था, तो इस वक्त लोड में एनर्जी स्टोर हुई। अब सेकेंड मोड में क्या होगा कि जो ये लोड में एनर्जी स्टोर हुई है, अब एनर्जी स्टोर करके चार्ज को स्टोर करके इसकी पोलैरिटी हो जाएगी चेंज। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ये ऑफ हो जाएगी, रिवर्स बायस में चला जाएगा, और ये सारी जो चार्ज है एनर्जी स्टोर है ये डायोड D2 के थ्रू पास हो जाएगी। तो वही चीज़ हम देखिए यहाँ पे लिखे, हो सकता है आपको अब समझ में आ गया होगा, लेकिन और चीज़ें आप बताएंगे तो अभी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो T1 T2 ऑफ होगा, T1 ऑन होगा और T1 ऑफ होगा। यहाँ पर मत देखिए, आप ये देखिए सिर्फ T1 T2 ऑफ हो जाएगा और आपका जो डायोड D2 है वो ऑन हो जाएगा और डायोड D1 ऑफ ही रहेगा। तो इस कंडीशन में इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। जो अभी Y माइनस हुआ करती थी और X पॉजिटिव हुआ करता था, अब इस कंडीशन में आपका Y प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा
और आपका जो यहाँ पे चार्ज एनर्जी स्टोर था ये D2 के क्रॉस इधर से निकल जाएगी, मतलब इधर से होते हुए निकल जाएगी। तो इस कंडीशन देखिए क्या होगा कि एक्स टर्मिनल आपका निगेटिव हो गया, वाई टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो गया। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपका कहीं भी एक्स टर्मिनल निगेटिव आए तो आप समझ लीजिए डायरेक्ट कि आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव में आ गया। आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आने का मतलब है कि जब आप पावर निकालेंगे और निगेटिव वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका पावर निगेटिव में आ जाएगी। निगेटिव पावर आने का मतलब बस यही है कि आपका जो अब पावर जो है वो लोड से सोर्स की तरफ, मतलब लोड से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब ये लोड है, अब ये सेकंड वाला क्या है, सोर्स है। अब पावर का जो भी फ्लो है वो लोड से सोर्स की तरफ हो रहा है। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था कि पावर का जो फ्लो था वो सोर्स से लोड की तरफ हो रहा था, लेकिन इन लोड के चार्ज होने पर, मतलब इंडक्टर के चार्ज होने पर अब पावर का फ्लो लोड से सोर्स की तरफ होने लगेगा। ठीक, अब थर्ड मोड की हम बात कर लेते हैं। मोड 2 भी हुआ खत्म आपका। अब थर्ड मोड में पुनः देखिए क्या होगा। अभी तक तो T1 ऑन हुआ था, अब क्या होगा, T1 ऑफ रहेगा, अब T2 ऑन हो जाएगा। ठीक है, T2 ऑन हो जाएगा तो फिर से इसमें चार्ज स्टोर होगा। तो अभी देखिए इसका टर्मिनल क्या हो गया था, पहले स्टार्टिंग में Y निगेटिव था, X पॉजिटिव था फर्स्ट वाले मोड में। सेकंड वाले मोड में क्या हुआ, X पॉजिटिव हो गया और Y निगेटिव हो गया। तो अब वही साइन हम यहाँ पे अभी भी लिखे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज होने के बाद फिर अपनी ये मोड 4 में अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। तो इस मोड में देखिए अब ये चार्ज एनर्जी को स्टोर कर लेगा आपका, मतलब T2 ऑन हो जाएगा। तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, अब ये निगेटिव टर्मिनल है। यहाँ से करंट निकलेगी और इधर से जाएगी, मतलब लोड में जो इंडक्टर लगा है ये चार्ज को स्टोर कर लेगा। अब स्टोर करने के बाद क्या करेगा, मोड 4 में अब ये पोलैरिटी फिर अपनी चेंज कर देगा। आप सभी जानते हैं बैटरी, कोई भी चीज़ हो, बैटरी हो या फिर इंडक्टर हो, चार्ज होने के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है, ये सभी जानते होंगे। तो ये चेंज कर देगा, मतलब अब यहाँ मोड 4 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो देखिए पहले मोड 3 क्लियर कर लीजिए कि T1 हो जाएगा ऑफ और T2 हो जाएगा इसमें ऑन, और D1 D2 ऑफ ही रहेगा, D1 D2 ऑफ रहेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में लोड के क्रॉस अब एनर्जी स्टोर हो गई। अब 4 मोड में क्या होगा, T1 T2 दोनों ऑफ हो जाएगा। अभी जो सेकेंड मोड में ये वाला डायोड ऑन था, अब फोर्थ वाले मोड में ये वाला डायोड ना ऑन होकर के ये ऊपर वाला डायोड ऑन हो जाएगा और सारी एनर्जी इधर से होते हुए इस वाले लोड से होते हुए इधर से होते हुए इस वाले सोर्स को चली जाएगी। देखिए मोड 4 T1 ऑफ हो जाएगा, T2 भी ऑफ हो जाएगा। D1 D2 आपका जो है D1 आपका फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, और D2 आपका जो ऑफ हो जाएगा नीचे वाला। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा, D1 वाला फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन हो जाएगा और D2 रिवर्स बायस में मतलब ऑफ हो जाएगा। और आपका जो एनर्जी स्टोर हुआ था लोड में, अब ये D1 से होते हुए सारा लोड में चला जाएगा। तो X टर्मिनल भी पॉजिटिव, Y टर्मिनल निगेटिव। तो पावर क्या होगा, लोड टू सोर्स में चला गया। अब यहाँ पे आप जब निकालेंगे ना पावर, तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो देखिए, अभी करंट का डायरेक्शन X to Y था तो पॉजिटिव था, अब करंट का डायरेक्शन Y to X हो गया, मतलब निगेटिव हो गया। बाकी वोल्टेज तो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि X टर्मिनल यहाँ पे प्लस है और Y टर्मिनल यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन करंट अब यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो जब आप पावर निकालेंगे करंट और वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन करके, तो ओवरऑल पावर की वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव पावर आने का मतलब बस यही है फ्रेंड्स कि अब आपका पावर लोड टू सोर्स फ्लो कर रहा है। ठीक, लोड टू सोर्स फ्लो कर जाएगा। तो ये रहे आप सबके इन्वर्टर के 4 मोड। उम्मीद करते हैं ये मोड आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आप एग्जाम में इतना डिस्क्राइब करके लिख देते हैं चीज़ों को, तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा हिंदी में एकदम बढ़िया से अपने भाषा में लिखे हैं। जब दोनों मेन स्विच ऑफ होते हैं तो उस कंडीशन में करंट को बाई डायरेक्शनल होने के लिए फ्री व्हीलिंग डायोड के सहारे लोड करंट को सहारा देते हैं, इसलिए इसे फीडबैक डायोड भी कहते हैं। और इस इंडक्टर अपना स्टोर किया हुआ एनर्जी रिलीज करता है अपनी पोलैरिटी चेंज करके। तो देखिए इसका मतलब हम फिर से समझा देते हैं कि ये कह रहा है कि जब दोनों मेन स्विच ऑफ हो, मतलब जब आपका दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हैं, रिवर्स बायस में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, करंट तो बाई डायरेक्शनल होता है, जिसके लिए फ्री व्हीलिंग डायोड के सहारे हम लोड में जो चार्ज स्टोर रहती है उसको रिलीज कर देते हैं। इसी वजह से फ्री व्हीलिंग डायोड को आप फीडबैक डायोड भी बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है कि इंडक्टर में जो चार्ज स्टोर रहता है उसको रिलीज करने का काम करता है अपनी पोलैरिटी चेंज करके, मतलब डायोड तो अपनी पोलैरिटी नहीं चेंज करता है, जो लोड के क्रॉस
मतलब इंडक्टर के क्रॉस चार्ज स्टोर हुआ है, इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आपका हाफ ब्रिज इन्वर्टर ख़त्म हुआ। अब हम बात करते हैं सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का। तो इसका भी देखिए फंडा कॉन्सेप्ट सब कुछ वही है, बस अब थोड़ा से ब्रॉड हो जाएगा। जहाँ वहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर प्रयुक्त हो रहे थे, अब यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर प्रयोग हो जाएंगे। बाकी ये भी 4 मोड में काम करेगा, ये भी एक बार एनर्जी को स्टोर करेगा इंडक्टर, फिर एक बार 2 डायोड को ऑन करा करके एनर्जी को रिलीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये है आप सबका सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर और प्योरली इंडक्टिव लोड लगाए हैं। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे कनेक्ट किए थे तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। सारा कॉन्सेप्ट तो इंडक्टर पे ही चल रहा था। इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा था, इंडक्टर एनर्जी को रिलीज भी कर रहा है, तो इंडक्टर ही मैं यहाँ पे ले लिया ओनली लेवल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको 4 ट्रांजिस्टर यूज करने हैं। 4 ट्रांजिस्टर आपको डायग्राम जब बनाएंगे एग्जाम में, तो एक बात का याद रखिएगा कि जो ट्रांजिस्टर का निगेटिव टर्मिनल है वो नीचे रहना चाहिए सभी का, और ये हाफ वाले में भी अप्लाई होगा। और डायोड वाला टर्मिनल का निगेटिव टर्मिनल वो ऊपर रहना चाहिए, तब जाकर के आपका सर्किट जो करंट का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से मैच खाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर में आपको 4 ट्रांजिस्टर लेने हैं और 4 ठो डायोड लेने हैं। ठीक, तो ट्रांजिस्टर T1, T2, T3, T4 ऐसे आना है, जिग जैग ऐसे ऐसे ऐसे। ये ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप लोग भूलिएगा मत, एग्जाम में अच्छे से बना दीजिएगा। और डायोड का भी फंडा क्या है, जिधर T1 वहाँ D1, जहाँ T3 D3, जहाँ T2 D2 और जहाँ T4 वहाँ D4, और एक तो सप्लाई से कनेक्ट कर देना है और लोड आप यहाँ पे लगा दिए। अब चलिए, अब देखिए थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं, हो सकता है आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर अगर आप समझे होंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका क्या फंडा है कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज में क्या हो रहा था कि वहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर थे। पहले वाले मोड में एक ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, फिर लोड में एनर्जी स्टोर हुई। फिर दूसरे वाले मोड में क्या हुआ, जो लोड इंडक्टर एनर्जी को स्टोर किया था, तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लिया, और जो ट्रांजिस्टर ऑन हुआ था फर्स्ट मोड में, अब वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के दोनों ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में चले जाएंगे, तो आपका जो स्टोर हुई एनर्जी है वह एक डायोड ऑन होकर के वो रिलीज करा देगा। ये सेकेंड मोड में हुआ था। थर्ड मोड में क्या हुआ था उसमें कि थर्ड मोड में जो अभी T1 ऑन था फर्स्ट मोड में, अब थर्ड मोड में क्या होगा, T2 ऑन हो जाएगा। T2 ऑन होने की वजह से फिर से लोड में एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और फिर 4 मोड में क्या होगा, एक डायोड ऑन होकर के जो एनर्जी स्टोर हुई थी लोड में उसको रिलीज करा दिया था। वही सेम फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो वहाँ पे जो सिंगल बात कर रहे थे, अब यहाँ पे डबल हो जाएगा। डबल मतलब ऐसा कि एक समय में 2 ट्रांजिस्टर और 2 डायोड वर्क करेंगे। इसमें भी 4 मोड होता है। तो फर्स्ट वाले मोड में क्या होगा, T1 और T2 ऑन रहेंगे, और इस T1 T2 ऑन रहेंगे तो करंट ऐसे आएगा T1 से होते हुए लोड होते हुए इधर से ऐसे चला जाएगा, और लोड के क्रॉस एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब फिर क्या होगा, सेकेंड मोड में T1 T2 ऑफ हो जाएंगे, और आपका डायोड मतलब D3 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे सेकेंड मोड में, और जो स्टोर हुई एनर्जी है इसको रिलीज करा देंगे। अब फिर थर्ड वाले मोड में क्या होगा, थर्ड वाले मोड में अभी जो T1 और T2 ऑन था, अभी T1 T2 ऑफ हो जाएंगे। अब T3 और T4 ऑन हो जाएगा, तो फिर आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी लोड में। अब फिर 4 वाले मोड में क्या होगा, यही T3 T4 ऑफ हो जाएगा। अब D1 और D2 ये जो लगे हैं D1 D2 ऑन हो जाएगा, और जो स्टोर हुई एनर्जी है इंडक्टर में उसको रिलीज करा देगा। तो देखिए हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये मोड फर्स्ट की बात कर रहे हैं, आपके पास 4 डायोड है, 4 ट्रांजिस्टर हैं, T1 T2 T3 T4 ऑल इन फॉरवर्ड बायस। तो T1 T2 ऑन होगा गेट पल्स देने पर, और T3 T4 ऑफ रहेगा। ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसको हम गेट पल्स नहीं दे रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा आपका। देखिए क्या होगा, डायोड, चारों डायोड ऑफ रहेंगे। ऑफ मतलब ओपन सर्किट, देखिए ये भी ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट, ओसी मतलब ओपन सर्किट, ये भी डायोड ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट। 2 ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे, उन्हीं को हम शॉर्ट सर्किट करेंगे। किसको T1 और T2 को, किसको T1 T2 को। तो T1 को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ये T1 है,
और ये आपका T2 है, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। बाकी T3 T4 भी ऑफ है क्योंकि इसको हम गेट पल्स नहीं दिए हैं, तो T3 भी ऑफ है और T4 भी ऑफ है। तो आपका करंट यहाँ पे सोर्स हम लगाए हैं, तो करंट देखिए कैसे कैसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे होते हुए, ऐसे ऐसे लोड से होते हुए, और ये ऐसे होते हुए ये ऐसे चला जाएगा। ठीक, तो आपका लोड में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब देखिए स्टोर हो गई एनर्जी मोड 1 में। अब सेकेंड मोड में क्या करना है आप सभी को, सेकेंड मोड में अब ये एनर्जी जो स्टोर कर लेगी चार्ज को, तो अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगी, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। इसके वजह से T1 T2 टर्मिनल आपका ऑफ हो जाएगा, मतलब चारों T1 T2 जो ट्रांजिस्टर हैं वो ऑफ हो जाएंगे। तो आपका चारों ट्रांजिस्टर ऑफ और 2 ठो डायोड, मतलब ये एक D3 और D4 ऑन हो जाएंगे और जो स्टोर हुई एनर्जी है इसको रिलीज करा देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार मोड 2 में T1 T2 T3 T4 डायोड चारों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे और डायोड D1 D2 रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, वो तो पहले से ही था तो वो रिवर्स बायस में ही रहेगा, और D3 और D4 फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे। तो आपका जब ये देखिए फॉरवर्ड बायस में हो गया तो इक्विवेलेंट सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, मतलब ट्रांजिस्टर T1 T2 T3 T4 सब ऑफ हो जाएंगे और 2 ठो डायोड ऑन हो जाएगा D3 और D4। तो जब ये ऑन हो जाएंगे तो आपका जो स्टोर हुई एनर्जी है यहाँ से करंट निकलेगी, क्योंकि इसका जो टर्मिनल था अभी X प्लस था Y माइनस था, अब ये चार्ज होने के बाद बदल जाएंगे, मतलब X माइनस हो जाएगा Y प्लस हो जाएंगे। और आप जानते हैं करंट का जो फ्लो होता है वो Y टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल होता है। तो यहाँ से होते हुए एनर्जी बड़े आराम से ऐसे रिलीज हो जाएगी। अब रिलीज का मतलब क्या समझ रहे हैं, अब यहाँ जो पावर थी देखिए लोड टू सोर्स जा रही है, क्या जा रही है, लोड टू सोर्स जा रही है, मतलब पावर लोड टू सोर्स चलेगी। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेशन किए हैं, मतलब इस कंडीशन में जब X टर्मिनल निगेटिव हो गया, Y टर्मिनल पॉजिटिव हो गया, तो आपका आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बोल दिए थे कि जब भी आपका X टर्मिनल निगेटिव होगा तो आपको समझना है कि आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जब आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आ गई तो आपका करंट तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि करंट पहले भी X टू Y फ्लो कर रहा था और अब भी X टू Y फ्लो कर रहा है। तो जब पावर आप निकालेंगे तो P बराबर क्या होता है, VI होता है, P बराबर क्या होता है, VI। अब वोल्टेज निगेटिव और करंट पॉजिटिव, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओवरऑल क्या निकल के आएगा, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या समझ रहे हैं, जब भी आपका पावर निगेटिव में आए तो इसका मतलब है पावर का जो फ्लो है लोड टू सोर्स जा रहा है, मतलब पावर फीडबैक हो रही है। क्या हो रहा है, पावर फीडबैक हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको मोड 2 भी समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं मोड 3 की तरफ। तो मोड 3 है आपका, अब इस कंडीशन देखिए, अब अभी जो T1 T2 ऑन था मोड फर्स्ट में, अब मोड 3 में क्या होगा, T1 T2 ऑफ हो जाएगा, T3 T4 ऑन हो जाएगा और डायोड चारों डायोड ऑफ रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ से करंट निकलेगी और डायोड ट्रांजिस्टर T3 से होते हुए, लोड से होते हुए ऐसे 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 करंट चली जाएगी और लोड आपका चार्ज हो जाएगा। जब लोड चार्ज हो जाएगा तो आपका X टर्मिनल निगेटिव है, Y टर्मिनल पॉजिटिव है, तो आपका आउटपुट वोल्टेज निगेटिव आ जाएगा और जो आउटपुट करंट है उसकी भी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अभी तक आप जानते थे जो करंट थी X टू Y फ्लो कर रही थी तब आप पॉजिटिव लिए थे, लेकिन अब क्या है Y टू X फ्लो करने लगी है, तो आपका करंट निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो करंट निगेटिव हो गया, जब आप पावर का मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे वोल्टेज और करंट का तो वो भी पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वो वोल्टेज भी निगेटिव और करंट भी निगेटिव, तो आपका पावर पॉजिटिव आ गया। तो पावर जो है पॉजिटिव आने का मतलब है कि पावर सोर्स से लोड की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब L जो है, जो आप लोड में इंडक्टर लगाए हैं वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स फिर से क्या होगा, एनर्जी फिर स्टोर हो गई, अब ये फिर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा और फिर चारों ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएंगे और कोई 2 ट्रांजिस्टर डायोड ऑन होकर के इसकी एनर्जी को रिलीज करा देंगे। तो मोड 4 T1 T2 T3 T4 ऑफ, D1 D2 ऑन, D3 D4 ऑफ। तो इस बार देखिए चारों ट्रांजिस्टर ऑफ हो गए और D1 D2 ऑन हो गया और D3 D4 ऑफ है, तो मतलब D1 D2 के थ्रू होते हुए सारी एनर्जी जो स्टोर थी इंडक्टर में अब वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार अब बनेगा। देखिए, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी, अब यहाँ से निकलेगी, देखिए यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और इधर से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए, ये ऐसे ऐसे होते हुए D2 से होते हुए ऐसा क्लोज परिपथ बन गया। ठीक, तो आपका एनर्जी रिलीज हो गया। तो वही देखिए, अब X टर्मिनल पॉजिटिव है
वाई टर्मिनल निगेटिव है। आपको मैंने बताया था जब भी एक्स टर्मिनल पॉजिटिव हो तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अब यहाँ पे करंट आप देख रहे थे, जब करंट एक्स टू वाई फ्लो कर रही थी तब आप पॉजिटिव लिए थे, लेकिन अब करंट वाई टू एक्स फ्लो कर रही है तो उसको आप निगेटिव लेंगे। जब करंट आप मतलब करंट का वैल्यू निगेटिव और पावर का वैल्यू आपका पॉजिटिव आया है, तो इस कंडीशन में जब पावर निकालेंगे तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि जो पावर का फ्लो है वो लोड टू सोर्स हो रहा है, मतलब पावर फीडबैक हो रहा है, और जो इंडक्टर एनर्जी को अभी तक स्टोर किया था वो रिलीज कर देगा एनर्जी को। ठीक, तो ये शॉर्टकट में हम चारों मोड लिखे हैं। चारों मोड का मतलब कंक्लूजन है एक प्रकार से कि फर्स्ट मोड में क्या होगा, T1 T2 ऑन होता है और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। सेकेंड मोड में क्या होता है, T3 T4 ऑन होता है और इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करता है। थर्ड मोड में क्या होता है, T3 T4 ऑन होता है और इंडक्टर एनर्जी को फिर से स्टोर करता है। और फोर्थ मोड में क्या होता है, D1 D2 ऑन होता है और इंडक्टर एनर्जी को पुनः रिलीज करता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये इन्वर्टर, हाफ इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर समझ में एकदम आ चुका होगा विथ कॉन्सेप्ट के साथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के साथ। तो अगर आप इतना एग्जाम में कर देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। और उससे थोड़ा सा और बता देते हैं, ये वेव फॉर्म है आप सभी का। ठीक है, ये फुल ब्रिज इन्वर्टर का वेव फॉर्म है। तो ये हम सप्लाई वोल्टेज दिए हैं और ये आपको हम आउटपुट करेंट का ये वेव फॉर्म है। तो एक कंडीशन में क्या होगा, D1 D2 ऑन होते हैं, मतलब T1 T2 ऑन होता है, फिर एक बार एनर्जी को स्टोर किया, फिर मतलब आउटपुट करंट हम किए हैं तो एक बार करंट बढ़ेगी, फिर D3 D4 के माध्यम से करंट रिड्यूस होगा, मतलब रिलीज होता है। ठीक, फिर निगेटिव साइड में T3 T4 में, मतलब निगेटिव साइड मतलब क्या है कि जब आपका पावर निगेटिव आता था तो T3 T4 एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर D1 D2 के थ्रू रिलीज करेगा, फिर T1 T2 एनर्जी को पॉजिटिव वे में एनर्जी को स्टोर करेगा, फिर ऐसे ही मतलब चलता रहेगा कार्यक्रम। तो इसको देखिए एक्चुअल में अपने लोग पढ़ने के लिए तो ऐसा हम बता दिए, लेकिन एक्चुअल में जो होता है रियल में वो ऐसा होता है। देखिए ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लिखे हैं कि फॉर प्योरली एल लोड आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म रेक्टेंगुलर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जब आपका कहीं अगर प्योरली इंडक्टिव लोड है तो जो आपका आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म आएगा वो रेक्टेंगुलर रहेगा। ठीक, अगर और आउटपुट करेंट का जो, ये तो वोल्टेज का वेव फॉर्म हम बता दिए रेक्टेंगुलर, लेकिन अगर आउटपुट करंट का वेव फॉर्म पूछे तो ट्रायंगुलर होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक, आप इसी चीज़ को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब ओवरऑल ऐसे भी दिखा सकते हैं। वही जो ऊपर आया है रिजल्टेंट सबको सॉल्व करने के बाद इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आपका 2 टॉपिक हो चुका है। कौन कौन सा, सिंगल फेज हाफ ब्रिज विथ RL लोड, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विथ प्योरली इंडक्टिव लोड। अब हम बात कर लेते हैं करंट सोर्स इन्वर्टर का और साइक्लो कन्वर्टर का, और स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर, इतने टॉपिक को। ठीक है, चलिए फटफट कवर करते हैं, उसके बाद कम्यूटेशन को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स इन्वर्टर, तो करंट सोर्स इन्वर्टर, तो ये करंट सोर्स इन्वर्टर का डायग्राम है आप सबके सामने। तो इन करंट सोर्स इन्वर्टर फीडबैक डायोड आर नॉट यूज। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या होता है कि फीडबैक डायोड का हम यूज नहीं करते हैं। तो इन CSI मतलब करंट सोर्स इन्वर्टर फीडबैक डायोड आर नॉट यूज, मतलब करंट सोर्स इन्वर्टर में फीडबैक डायोड का यूज नहीं करते हैं। ये करंट सोर्स इन्वर्टर का डायग्राम है, इसमें 4 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, T1 T2 T3 T4, एक कैपेसिटिव लोड लगाए हैं और यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो करंट सोर्स इन्वर्टर में फीडबैक डायोड की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि करंट सोर्स में करंट की डायरेक्शन फिक्स होता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है। पॉजिटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव कभी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट सोर्स में अगर करंट पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगा तो करंट सोर्स जल जाएगा। इसलिए फीडबैक डायोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसमें, करंट सोर्स इन्वर्टर में। ठीक है, तो करंट सोर्स इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में शायद है भी नहीं, तो बहुत ज़्यादा जाएंगे, मतलब टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं है। इसको हम बाद में, अगर आपको पढ़ना ही होगा तो इसको हम बाद में बता देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। GTO रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेसिटी कम होती है। जनरली GTO इज नॉट यूज इन इन्वर्टर बट वी कैन यूज GTO इन VSI वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर।
तो GTO का हम यूज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर में करते हैं, करंट सोर्स इन्वर्टर में नहीं करते हैं। इन करंट सोर्स इन्वर्टर GTO कैन नेवर बी यूज, करंट सोर्स इन्वर्टर में GTO का यूज हम नहीं करते हैं, बिकॉज रिवर्स वोल्टेज विल बी मोर इन करंट सोर्स इन्वर्टर एज कम्पेयर टू वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। तो आप साइक्लो कन्वर्टर देखिए, करंट सोर्स इन्वर्टर उतना खास नहीं ज़रूरी था। सो साइक्लो कन्वर्टर की बात करते हैं एकदम डिटेल्स में। तो साइक्लो कन्वर्टर का जो एप्लीकेशन होता है वो इंडक्शन हीटिंग में कंट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब इंडक्शन हीटिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर के टाइप्स की। तो साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, एक होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। तो देखिए साइक्लो कन्वर्टर करता क्या है, ये किसी एक AC क्वांटिटी को, मतलब कोई AC क्वांटिटी है उसका कुछ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है तो उसको डबल ट्रिपल फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देगा, या फिर उसका आधा, तिहाई या फिर चौथाई। तो जो हम बात करते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर का, तो जो फ्रीक्वेंसी हमारी आती है 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। अगर हम बात करते हैं स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की, तब हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो ये AC है और ये साइक्लो कन्वर्टर AC में ही चेंज करता है, बस फ्रीक्वेंसी में चेंजेस कर देता है, ठीक है। तो जब आप सभी का स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर होता है तो वहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन का यूज किया जाता है, और जहाँ पे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर होता है वहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन का यूज किया जाता है, ठीक। फिर से साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, एक होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। जब साइक्लो कन्वर्टर स्टेप अप टाइप का होता है तो वहाँ पे फोर्स कम्यूटेशन का यूज करते हैं, जब साइक्लो कन्वर्टर स्टेप डाउन टाइप का होता है तो वहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन यूज करते हैं, ठीक। तो ये साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम आप सबके सामने आ चुका है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। तो इसमें क्या करते हैं, 8 ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ठीक। 4 ट्रांजिस्टर लोड की एक साइड और 4 ट्रांजिस्टर लोड के दूसरे साइड यूज करते हैं, और इसमें हम सप्लाई देते हैं 2 फेज की। तो देखिए इसका कनेक्शन डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है, चारों ट्रांजिस्टर को ऊपर की तरफ, फिर 4 ट्रांजिस्टर को नीचे की तरफ, मतलब निगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको हम शो कर दिए P1, P2, P3, P4, मतलब यही वाला जिग जैग वाला, मतलब P1 आइएगा, P2, P3, P4, फिर इधर उल्टा करिएगा N2, N1 से N2, N3, N4, ठीक। तो मतलब ये आपको बता रहे हैं ताकि आपको मिस्टेक ना हो एग्जाम में डायग्राम बनाते हुआ, ठीक। तो और सर्किट डायग्राम कनेक्शन कैसे करना है, ये 2 सप्लाई देना है, इधर लाना है, एक यहाँ पे कनेक्ट करना है और एक इधर से ला करके इधर, ठीक है। उसके बाद फिर इसी में से फिर टैपिंग कर करके एक यहाँ पे लाना है और एक इधर लाना है, ठीक। इतना करने के बाद तो एक बार क्या करना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेना है। आप सभी पता है कि साइनोसाइडल सिग्नल है, तो साइनोसाइडल सिग्नल कुछ इस प्रकार चलती है, ये साइनोसाइडल सिग्नल है। तो एक बार पॉजिटिव आएगा साइकिल, एक बार निगेटिव आता है, ठीक। तो पॉजिटिव वाले हम कंसिडर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव में देखिए क्या होगा, आपका ये चारों डायोड, सॉरी फ्रेंड्स, ये चारों ट्रांजिस्टर P1, P2, P3, P4 फॉरवर्ड बायस में जाएंगे, और आपका N1, N2, N3, N4 रिवर्स बायस में जाएंगे, कुछ इस प्रकार, ठीक। तो हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो हम मान लेते हैं कि जो ओमेगा टी की वैल्यू है, मतलब फायरिंग एंगल की वैल्यू है, वो 0 डिग्री है, मतलब फायरिंग एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है। तो उस वक्त क्या होगा, आपका P1, P2 ट्रिगर हो जाएगा, मतलब P1, P2 ऑन रहेंगे, और आपका N1, N2 ऑफ रहेगा, मतलब नॉट ट्रिगर रहेगा, ठीक है। N1, N2 ऑफ रहेगा। तो इस कंडीशन में आप सभी का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये तो ऑलरेडी ऑफ रहेंगे क्योंकि ये निगेटिव जब साइकिल आएगा तभी ये ऑन, मतलब वर्क करेंगे इधर वाले ट्रांजिस्टर। बाकी इधर वाला ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें भी 0 डिग्री पर आप सभी का P1, P2 ऑन रहेगा, बाकी N1, N2 ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब N1, N2 क्या, थोड़ा सा यहाँ पे हम मिस्टेक किए हैं, यहाँ पे हमें P1, P2, P3, P4 लिखना चाहिए था, और यहाँ पे N1, N2, N3, N4 लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, तो आप लोग समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे बताते हैं। तो आप सभी का जो करंट है, करंट यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे होते हुए, लोड से होते हुए करंट इधर से इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इतना आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स टर्मिनल आपका पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से करंट इंटर कर रही है, और वाई टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा क्योंकि वहाँ से करंट आउट कर रही है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जहाँ एक्स टर्मिनल आपका पॉजिटिव आए उसको आप वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए,
तो जब वहाँ पे आप KVL लगाएंगे ना तो आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस VS निकल के आएगा। तो ये आ गया, मतलब फर्स्ट वाले मोड में आप सभी का आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू प्लस VS आया। अब हम सेकेंड कंडीशन कंसिडर करते हैं कि लेट एट इंस्टेंट टू, मतलब सेकेंड कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि फायरिंग एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P1 P2 ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बाई यूजिंग फोर्स कम्यूटेशन। फोर्स कम्यूटेशन का हम यूज़ करके जो अभी तक P1 P2 ऑन था अब उसको हम ऑफ करा देंगे। और एट ओमेगा WT N1 N2 आर ट्रिगर्ड, और एट ओमेगा T मतलब ये जो सेकेंड वाला हमारा है ट्रिगर, मतलब 180 से जो कम है फायरिंग एंगल, इस पर N1 N2 आपका ऑन हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। तो कंडक्शन देखिए, ऊपर वाला हम सर्किट नहीं बनाए हैं, अब नॉर्मली डायरेक्ट टू डायरेक्ट बना रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपका कंडक्शन कुछ इस प्रकार का होगा, मतलब इधर से करंट आएगी, ठीक है, इधर सोते हुए ऐसे 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 चली जाएगी, ठीक। तो इस कंडीशन में जब आप एक्स टर्मिनल देखेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सब करंट लीव कर रही है और इंटर कर रही है वाई से। तो जब इंटर कर रही थी एक्स से तब पॉजिटिव था, लेकिन अब यहाँ लीव कर रही है, मतलब जा रही है करंट, तो निगेटिव हो गया, वाई टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। तो जब बोला था मैंने कि एक्स टर्मिनल अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, अगर एक्स टर्मिनल निगेटिव है तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप यहाँ पे KVL जब लगाएंगे तो आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू -VS आएगा, ठीक। तो आप समझें क्या, मतलब 0 डिग्री से जब फायरिंग एंगल 0 से 30 डिग्री के बीच में होता है तो P1 P2 ऑन होता है, और 30 डिग्री से मान के चलिए 60 डिग्री जब है तो आपका N1 N2 ऑन हो जाएगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, एट फायरिंग एंगल 180 डिग्री से कम है, मतलब 60 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, और पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो क्या होगा, N1 N2 फोर्स कम्यूटेशन के द्वारा हम उसको ऑफ करा देंगे। अब फिर पुनः P1 P2 को ट्रिगर करा करके ऑन करा देंगे, ठीक है, इसको ट्रिगर करा करके ऑन करा देंगे। तो अब देखिए क्या होगा, तो आपका एक्स टर्मिनल फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, वाई टर्मिनल भी पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो P1 P2 आर ट्रिगर्ड, तो पहले ही बोल दिए थे, P1 P2 आर ट्रिगर्ड, मतलब ट्रिगर्ड हैं P1 P2, और आपका जो P3 P4 था या फिर N2 N4 था अब वो ऑफ थे। तो समरी देखिए क्या निकल के आया कि ओमेगा T1 से लेकर के ओमेगा T2 के लिए P1 P2 ऑन था और N1 N2 ऑफ था। तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव थी, और ओमेगा T2 से लेकर के ओमेगा T3 के लिए N1 N2 ऑन था और P1 P2 ऑफ हो गया है। तो इस वक्त आपका आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू निगेटिव आया है। और फिर थर्ड मोड में ओमेगा T3 से लेकर के ओमेगा T4 के लिए P1 P2 ऑन था, N1 N2 ऑफ हो गया, फिर से आपका आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ गया। और फिर फोर्थ मोड में ओमेगा T4 से लेकर के ओमेगा T5 के लिए N1 N2 ऑन था और P1 P2 ऑफ था। तो इस कंडीशन में भी आपका आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू निगेटिव आ गया, ठीक। तो ये आपका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आया है ओनली वन ऐसे हाफ साइकिल के लिए। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल के लिए। तो देखिए निगेटिव साइकिल में क्या होगा कि अभी तक जो आपका P3 P4 N3 N4 फॉरवर्ड बायस में थे, इधर वाले सब फॉरवर्ड बायस में थे। अब वो सॉरी फ्रेंड्स, जो अभी इधर वाले सब थे P1 P2 N1 N2 फॉरवर्ड बायस में, अब वो रिवर्स बायस में हो जाएंगे निगेटिव हाफ साइकिल में। और जो आपका इधर वाला थे ये सब, ये वाला पूरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो क्या किए हैं, यहाँ पे P1 लिखे हैं, P2 लिखे हैं, और यहाँ पे हमें N1 और N2 लिखना चाहिए था, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे भी P1 ठीक है, ऐसे में बनाना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हम किए हैं। अब हो सकता है आपको क्लियर हो जाए, ठीक। तो ड्यूरिंग निगेटिव साइकिल में क्या करना है तो समझ चुके होंगे। जो अभी तक पॉजिटिव थे चारों ट्रांजिस्टर, अब वो फॉरवर्ड बायस थे, अब वो रिवर्स बायस में चले जाएंगे। और जो अभी तक रिवर्स बायस में थे इधर वाले ट्रांजिस्टर, अब वो फॉरवर्ड बायस में आ जाएंगे। तो बाकी वर्किंग प्रोसेस इनका भी सेम आएगा। अगर ओवरऑल हम बात कर लेते हैं वेव फॉर्म की, कंक्लूजन की, इनका भी देखिए आप करेंगे तो वही आएगा। और हम बात कर लेते हैं मेन बात कंक्लूजन की। तो देखिए कंक्लूजन निकल के कुछ इस प्रकार का आया कि कोई आपका फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रहेगा। साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, उस फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को
कई टाइम्स में, मतलब कई गुना फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देता है स्टेप अप जब आपका साइक्लो कन्वर्टर होता है। तो आपका ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था। और ये देखिए इस फ्रीक्वेंसी को देखिए, इसमें एक साइकिल पूरा हो रहा है, लेकिन हम ये साइक्लो कन्वर्टर लगाए हैं, तो साइक्लो कन्वर्टर लगाने के बाद आपका आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। मतलब देखिए इसमें कितने साइकिल हो रहे हैं, एक साइकिल, ये दूसरी साइकिल, तीसरी साइकिल और चौथी साइकिल, पांचवी साइकिल, छठवीं साइकिल। ठीक, तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले में P1 P2 ऑन, फिर इधर N1 N2 ऑन, फिर इधर P1 P2 ऑन, फिर इधर N1 N2 ऑन, फिर यहाँ पे P1 P2 ऑन, फिर यहाँ पे N1 N2 ऑन। ये हाफ साइकिल जीरो से लेकर के पाई तक के वर्क किए थे। चार ठो जो इधर वाले लगे थे। अब पाई से लेकर के 2 पाई, मतलब निगेटिव साइड के लिए जो 4 ठो इधर लगे थे, मतलब इस साइड, अब वो वर्क करेंगे। N3 N4 ऑन, फिर P3 P4 ऑन, फिर N3 N4 ऑन, फिर P3 P4 ऑन, फिर ऐसे करके फिर N3 N4 ऑन, फिर P3 P4 ऑन। ठीक है, ऐसे करके ऑन होंगे। तो इसका मतलब क्या आप समझें कि इसमें देखिए कितनी साइकिल हो गई। अभी तक एक फंडामेंटल साइकिल था, अब इसमें देखिए आपको कितना साइकिल हो गया, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, 6 साइकिल। मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को आपने साइक्लो कन्वर्टर की मदद से 6 टाइम फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया। तो अगर कंडक्शन एंगल आप निकालना हो तो अभी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो कितने डिग्री कंडक्ट कर रही थी, 180 डिग्री, मतलब या फिर समझे तो 180 डिग्री। तो अगर आप उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका कंडक्शन एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि फॉर कंडक्शन एंगल 60 डिग्री, तो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछे तो F0 बराबर जो फार्मूला होता है वो π/n, n होता है कंडक्शन एंगल और Fi होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप कंडक्शन एंगल मानते हैं कि 30 डिग्री है, तो अगर आप इनपुट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 6 टाइम आ जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ये सब न्यूमेरिकल पे है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फार्मूला वगैरह है, तो इसको आपको कुछ जाना जरूरी नहीं है। अगर आप पीछे का चीज़ समझे होंगे और इस वेवफॉर्म को समझे होंगे, तो अगर आप इतना बना देंगे और ये फार्मूला अगर लिख देते हैं F0 बराबर π/n इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी, तो आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको साइक्लो कन्वर्टर समझ में आ चुका होगा। साइक्लो कन्वर्टर का थोड़ा हम यूज बता देते हैं। तो देखिए, यूज फॉर स्पीड कंट्रोल इंडक्शन मोटर। तो साइक्लो कन्वर्टर का जो यूज होता है वो इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है एंड कंट्रोल हीटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के हीटिंग को भी इंडक्शन हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज करते हैं। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साइक्लो कन्वर्टर से जुड़ी हुई। 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर जो होता है वो 3 पल्स होते हैं उसमें, और 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को हम चेंज कर सकते हैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करके 6 पल्स में। ठीक, इसमें जो नंबर ऑफ SCR का रिक्वायरमेंट होगा 18 SCR का ज़रूरत पड़ता है, और इसमें 36 SCR का ज़रूरत पड़ता है 6 पल्स वाले में। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको साइक्लो कन्वर्टर पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप सबको सिंबल थोड़ा याद रखिएगा। एग्जाम में हो सकता है 2-2 नंबर में पूछ दे कि SCR का सिंबल क्या होता है। SCR का सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार का बनता है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में भूलिएगा मत। GTO का सिंबल कुछ इस प्रकार का बनता है, चाहे इसको बना दीजिएगा, ये तीर वाला, एक तीर इधर मारिएगा और एक तीर इधर गेट वाले टर्मिनल में, और या फिर इसको बना दीजिएगा। ठीक, ट्राई का सिंबल ये है, 2 SCR बनाना है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, डाई का सिंबल ये है, और SUS सिलिकॉन यूनिलैटरल स्विच का सिंबल ये है, और SCS मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड स्विच का सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार का होता है, और लेजर मतलब लाइट एक्टिवेट सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसका स्विच देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इन सभी स्विचेस को आप लोग भूलिएगा मत, इनका सिंबल्स ये हैं, हो सकता है 2 नंबर में पूछा जाए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन देखिए बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपका जो थोड़ा सा काम हो जाए, 2 नंबर में काम चल जाए, उन्हीं को बताएंगे। तो देखिए जो कम्यूटेशन होता है ये कई प्रकार के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फोर्स कम्यूटेशन की, तो फोर्स कम्यूटेशन में क्लास A कम्यूटेशन, क्लास B कम्यूटेशन, क्लास C कम्यूटेशन, क्लास D कम्यूटेशन और क्लास E कम्यूटेशन आते हैं। ये सब फोर्स कम्यूटेशन के टाइप है। कम्यूटेशन क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल कम्यूटेशन, एक होता है फोर्स कम्यूटेशन। तो फोर्स कम्यूटेशन के टाइप्स हैं। तो अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो क्लास A
लोड कम्यूटेशन कुछ इस प्रकार का होता है। सर्किट डायग्राम आप लोग बना लीजिए, नहीं तो इसके शॉर्ट ले लीजिए। यहाँ पे इंडक्टर होता है, यहाँ पे कैपेसिटर होता है, यहाँ पे लोड होता है, यहाँ पे एक SCR होता है क्लास A कम्यूटेशन में। अब हम बात करते हैं क्लास B कम्यूटेशन की या फिर रेजोनेंट पल्स करंट कम्यूटेशन की। तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑक्सिलरी SCR और यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे भी एक मेन SCR लगा होता है। यहाँ पे DC सप्लाई हम देते हैं, इधर अपना लोड होता है, ठीक। और देखिए क्लास C कम्यूटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्लास C कम्यूटेशन देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें 2 रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं, 2 ट्रांजिस्टर जुड़े होते हैं जिनका नेगेटिव टर्मिनल नीचे होता है, एक लोड के रूप में एक कैपेसिटर जुड़ा होता है और यहाँ पे DC सप्लाई हम देते हैं, ठीक। क्लास C को एकदम डायग्राम बना लीजिएगा। हो सकता है ओनली वन आप सबको डायग्राम ही पूछे कम्यूटेशन से। बाकी ये क्लास D का कम्यूटेशन का डायग्राम है। क्लास D इम्पल्स, जिसको कि क्लास D कम्यूटेशन को आप इम्पल्स कम्यूटेशन या फिर वोल्टेज कम्यूटेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 SCR है, ये मेन SCR है, ये ऑक्सिलरी SCR है, यहाँ पे ट्रांजिस्टर फ्रेंड्स SCR ही है, और यहाँ पे इंडक्टर, यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे एक लोड। ये है क्लास D या फिर इम्पल्स कम्यूटेशन या फिर वोल्टेज कम्यूटेशन का डायग्राम या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ठीक। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेचुरल कम्यूटेशन का यूज की और फोर्स कम्यूटेशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए नेचुरल कम्यूटेशन का जो यूज हम करते हैं वह कन्वर्टर में करते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर में करते हैं और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में करते हैं। और नेचुरल कम्यूटेशन का यूज हम वहीं करते हैं जहाँ AC सप्लाई हो, इनपुट AC सप्लाई। तो कन्वर्टर में भी AC सप्लाई होता है, AC वोल्टेज कन्वर्टर में भी AC सप्लाई होता है और स्टेप डाउन का साइक्लो कन्वर्टर में भी AC सप्लाई होता है, ठीक। अब बात करते हैं फोर्स कम्यूटेशन का। तो फोर्स कम्यूटेशन का यूज हम फ्रेंड्स वहाँ पर करते हैं जहाँ पे DC सप्लाई होती है, जैसे कि चॉपर, इन्वर्टर, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर, AC और एक्सेप्शन में, ठीक। तो चलिए लगभग आपका बहुत सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं और 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो जैसे कि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड विथ अनकंट्रोल्ड डायोड के साथ, और एक आपको बताना है। देखिए यहाँ तक आपके ख़त्म हो चुके हैं, ये सब सारे टॉपिक ऊपर के ख़त्म हो चुके हैं। अब ये कम्यूटेशन भी ख़त्म हो चुका है। तो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ डायोड और 3 फेज फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर रेक्टिफायर SCR, ये 2 टॉपिक है। अब इनको भी चलिए 10-20 मिनट हो सकता है, 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कहना चाहेंगे अगर आपने चैनल को कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते फ्रेंड्स, ऐसा ना कीजिए क्योंकि हमें भी बहुत डिमोटिवेशन फील होता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी अंदर से मोटिवेट रहेंगे, आप सबके लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, हम आप सबके लिए बहुत अच्छे जो भी रिक्रूटमेंट रहते हैं आप सबके बीटेक से रिलेटेड और महारत्न कंपनियों से रिलेटेड, उनका भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली हमारे सारे नोटिफिकेशन अपडेट और आप सबके AKTU से भी काफ़ी जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है उन पर वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप सब वो सभी चीज़ें आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो जो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है कॉमन कैथोड स्ट्रक्चर। कॉमन कैथोड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसमें कैथोड वाले टर्मिनल को हम कॉमन करते हैं, ठीक। एक लोड इधर कनेक्ट करते हैं। और कॉमन एनोड स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, इसका एनोड वाला टर्मिनल हम कॉमन करते हैं, ठीक है, लोड के साथ। तो हम कोई एक डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सभी का तो हम लिखे हैं लेकिन कोई एक हम बता देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए हम बताते हैं कॉमन कैथोड का, ठीक है। तो कॉमन कैथोड का हम बताते हैं। तो इसमें देखिए 6 डायोड होते हैं और जिनको हम नेम दे देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, और ये लोड से कनेक्ट कर दिया। इस इधर मैंने 3 फेज सप्लाई दे दिया ABC, ठीक। तो कॉमन एनोड है और लोअर ग्रुप है। इधर वाले को A2 B2 C2 को हम लोअर ग्रुप बोलते हैं और ऊपर वाले को A1 B1 C1 को कॉमन कैथोड या फिर अपर ग्रुप बोलते हैं, ठीक। और A2 B2 C2 को क्या बोलते हैं, कॉमन एनोड लोअर ग्रुप। अब इसका देखिए वेव फॉर्म और इसका ऑपरेशंस वगैरह देख लीजिए, यही मेन होता है इसमें। तो 3 फेज सप्लाई कैसे बनती है वो उम्मीद करते हैं आप सभी को आती होगी। तो करना क्या है, आप सभी को 3 फेज सप्लाई बनाना है। तो सर्वप्रथम देखिए 30 डिग्री पर आप एक पाई खींचिएगा, ऐसे खूब ढेर सारे, और एक फंडामेंटल बनाइएगा जो 180 पर से होकर के जाए, 180 2 पाई, फिर ऐसे 3 पाई करके। फिर उसके बाद एक को ले जाइएगा 60 से, इधर से लाइएगा 60 से ले जाइएगा और फिर 180 मतलब 6
1 2 3 4 5 6 6 गिन करके उस पर कट करते हुए लेकर जाइएगा, और फिर जो लास्ट वाला बचेगा तो उसको 120 से लेकर जाइएगा। मतलब एक 60 पे लेकर एक 0 से स्टार्ट करना है, एक 60 से स्टार्ट करना है और एक 120 से स्टार्ट करना है। ठीक, ये बनाने के बाद आप सभी को कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड का वेव फॉर्म बनाना है। मतलब पहले इसको फंडामेंटल को यहाँ पे नेम दे देना है, VA VB VC फिर VA ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले प्रत्येक जो डायोड है 120 डिग्री वर्क करेगा और प्रत्येक 60 डिग्री के बाद दूसरा डायोड वर्क करने लगता है। ठीक है, तो क्या करना है कि जो ये VA दिख रहा है तो यहाँ पे आपका डायोड A1 ऑन हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक के लिए डायोड B1 ऑन हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड B1 ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको VC दिख रहा है तो मतलब डायोड C1 ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे आपसे को VA दिख रहा है तो पुनः डायोड A1 ऑन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं A1 के पहले कौन सा ऑन है, डायोड C1 ऑन है, तो यहाँ पे भी A1 के पहले C1 ऑन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे वाले अपर वाले, अभी तो आपने अपर चले तो अपर में क्या था, A1 B1 C1 था, अभी जस्ट पहले हम बोले थे। अब लोअर में क्या क्या है, लोअर में है आप सभी का B2 C2 A2 है। ठीक, तो लोअर वाला अगर आप चलेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये VC है, ये VA है, ये माइनस V है, माइनस VC है, ये भी माइनस A है, क्योंकि नीचे है तो नीचे नेगेटिव होता है तो वो माइनस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये VC है तो C2 वाला डायोड ऑन होगा, ये VA है तो यहाँ पे A2 वाला डायोड ऑन होगा, और यहाँ पे VB है तो B2 वाला डायोड ऑन होगा, और इसी प्रकार ऐसे। तो मतलब एक टाइम में मैं बोला था कि एक डायोड 120 डिग्री तक ऑन रहेंगे, लेकिन एक टाइम में 2 डायोड ऑन रहेंगे सर्किट को ऑन कराने के लिए। तो एक टाइम में A1 देखिए A1 B1, फिर यहाँ पे A1 C2, फिर ऐसे ही B1 C2, फिर यहाँ पे B1 A2, इसके बाद ऐसे आगे C1 A2, फिर इसके बाद C1 B2, उसके बाद A1 B2। और प्रत्येक डायोड अगर हम बात करें कंडक्शन का मतलब तो 60 डिग्री के लिए ऑन करेंगे, उसके बाद अगला आ जाएगा। तो अगर हम एक को उठा करके देखें, जैसे कि A1 B1 को आप ले लीजिए, तो देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का आएगा कि यहाँ से सप्लाई आप दे दीजिए, मान लीजिए A टर्मिनल और B टर्मिनल के बीच में आप सप्लाई दे दिए, तो यहाँ से करंट इंटर करेगी और लोड से होते हुए करंट आपका ऐसे होते हुए करंट इधर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ हम देखिए लिखे थे कि प्रत्येक डायोड 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेंगे। मतलब कंडक्ट तो 120 तक के लिए करेंगे, लेकिन 60 डिग्री के बाद दूसरा डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लिखे हैं, A1 C2 B1 A2 ये सीक्वेंस है, और उसके बाद C1, उसके बाद फिर B2 ऑन होगा, फिर 60 डिग्री बाद A1 ऑन होगा। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप कहीं कहीं बुक में D1 D2 D3 करके लिखा रहता है, तो इसी चीज़ को आप D1 60 डिग्री के बाद D2, फिर 60 डिग्री के बाद D3, फिर 60 डिग्री के बाद D3 और D4, फिर 60 डिग्री के बाद D5, फिर 60 डिग्री के बाद D6, फिर 60 डिग्री के बाद D1। और बाकी अगर ओनली वन सिंगल डायोड की बात करें कंडक्शन की तो 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, और बाकी अगर देखा जाए कि एक के बाद एक कितने डिग्री के बाद ऑन होता है तो 60 डिग्री के बाद ऑन होता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब आपका लास्ट टॉपिक बात करते हैं हम, हाँ तो इस पर 3 फेज फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर विथ SCR। तो अभी तक तो डायोड था, देखिए SCR का भी फंडा सेम वही है। देखिए इसमें क्या करना था, आपको 6 ट्रांजिस्टर यूज करने हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब एक लोड यूज करना है और एक सप्लाई वोल्टेज लगाना है 3 फेज का ABC। तो देखिए अभी बता देता हूँ कि इसमें प्रत्येक ट्रांजिस्टर 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेंगे सेम डायोड जैसा, और प्रत्येक ट्रांजिस्टर के बाद एक ट्रांजिस्टर 60 डिग्री के बाद ऑन हो जाएगा, और एक समय में 2 ट्रांजिस्टर ऑन होकर के लोड को सप्लाई करेंगे। ठीक, तो वही चीज़ हम सारा वेव फॉर्म के थ्रू यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। ये फेज 3 फेज कैसे बनेगा वो तो हम बता ही दिए हैं। अब आप देखिए इसमें क्या करना है, इसमें ट्रिगरिंग वाली थोड़ी सी बात आ जाती है। डायोड में कोई ट्रिगरिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिगरिंग वाली बात आ जाती है। तो अपर में क्या था, यहाँ पे भी अपर में T1 T3 T5 था, और लोअर में क्या था T2 T4 T6 था। ठीक है, तो अपर के लिए यहाँ के जब VAB आप देंगे तो 120 तक के लिए, 120 से लेकर के 240 तक के लिए T1 ऑन रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार फिर 240 से लेकर के आप सभी का 360 तक T3 ऑन रहेगा। फिर इसे
360 से लेकर के मतलब 2 पाई से लेकर के 3 पाई तक के लिए T5, फिर ऐसे आगे T1। तो आप देख रहे हैं T1 के पहले क्या कौन सा ऑन है, ट्रांजिस्टर T5 है, तो यहाँ पे T1 के पहले T5। तो आप जानते हैं T5 के जस्ट 60 डिग्री बाद T6 ऑन होना चाहिए। तो T5 के जस्ट यहाँ पे देखिए 0 से चलेगा T5, यहाँ तक आएगा 60 डिग्री, इसके जस्ट बाद T6 ऑन हो जाएगा। अब T6 से फिर यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे 60 डिग्री बाद और नेक्स्ट ट्रांजिस्टर ऑन होना चाहिए, तो T1 ऑन हो गया। फिर ऐसे ही T1 के जस्ट बाद T2, फिर T2 के जस्ट बाद T3, देखिए 60 डिग्री का अंतर है। फिर T3 के 60 डिग्री बाद T4, फिर T4 के 60 डिग्री बाद T5, फिर T5 के 60 डिग्री बाद T6, फिर T6 के फिर पुनः आ जाएगा T1 पे, ठीक है। तो ऐसा बनेगा आप सभी का। और एक टाइम से अगर बात करें तो T5, T4, देखिए जब 2 ट्रांजिस्टर ऑन रहेंगे तभी तो आपका डायोड मतलब वो इलेक्ट्रिकल सर्किट पूर्ण होगा, तभी तो करंट का फ्लो होगा। तो एक समय में T5, T4 ऑन रहेंगे, दूसरे समय में 60 डिग्री के लिए T5, T6 ऑन रहेंगे, उसके बाद फिर 60 डिग्री के लिए T1, T6 ऑन रहेंगे, उसके बाद फिर 60 डिग्री के लिए T1, T2 ऑन रहेंगे, फिर 60 डिग्री के लिए T3, T2, फिर 60 डिग्री के लिए T3, T4, इसी प्रकार आगे इसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये तो रह गया आपके करंट का वेव फॉर्म। अब अगर हम वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म दिखाएं तो कुछ इस प्रकार होगा, देखिए कुछ इस प्रकार, ठीक, मतलब 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या समझे आप, मतलब आप एक साइकिल दिए थे इनपुट का 360 डिग्री का, अब वो 6 टाइम में चेंज हो गया, देखिए ये 6 टाइम में चेंज कर दिया, मतलब अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टाइम, अब वो 6 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आप सभी का फुल 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ SCR। ये पूरा इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स था, ये इसका पूरा वेव फॉर्म है। तो वेव फॉर्म को अच्छे से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स रात हो चुकी है, ठीक है। बाकी आगे जो है हम जो ट्रिगरिंग एंगल है वो 120 डिग्री लिए हैं, तो ये 120 डिग्री का है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो टॉपिक आज का आपका यहीं ख़त्म होता है। हो सकता है कि चीज़ें आपको आज थोड़ी कम समझ में आई हो, ऐसा हमको भी पता नहीं क्यों फील हो रहा है। तो आप कमेंट करके थोड़ा बताइएगा क्या ऐसा सच में हुआ है कि हम ही को लग रहा है ऐसा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ी रिस्पांस मिल सके और आगे भी मोटिवेट रह सके। आप सबके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे हमेशा, और आप सभी के जॉब को लेकर के, इन्फॉर्मेशन को लेकर के हमेशा ऐसे ही मोटिवेट रहें, आप सबके लिए हमेशा वीडियो लाते रहें। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।